हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक हम लोगों ने मौर्य काल से संबंधित वास्तुकला अभी तक हम लोगों ने मौर्यकालीन वास्तुकला और हमने मूर्तिकला आदि के संबंध में चर्चा की। अब हमारा जो अगला डिस्कशन होने वाला है वो हमारा होगा मौर्योत्तर वास्तुकला से संबंध में। इसके संबंध में होने वाला है मौर्यकालीन वास्तुकला के संदर्भ में हमारा अगला डिस्कशन होने वाला है। तो मौर्योत्तर काल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा मौर्योत्तर काल के बारे में बात करें तो आफ्टर 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 मौर्यन पीरियड जो एक नए प्रकार का जो पीरियड स्टार्ट होता है वो हमारा होता है मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद का जो काल है वो मौर्योत्तर काल है। तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे सबसे अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ सबसे अंतिम मौर्य शासक जब अंत हो गया तो एक नए प्रकार का ब्राह्मणवादी वंश का उदय हुआ और उस ब्राह्मणवादी वंश में एक नए प्रकार की कला और नए प्रकार का हमें जो परिवेश जो है पूरा का पूरा कालखंड में मौर्योत्तर कालखंड में वो समझ में आता है। उत्तर भारत में शुंग वंश उत्तर भारत में शुंग वंश कि आप यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से देख पाओगे। अभी एक मिनट, जब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो उत्तर भारत में शुंग वंश कण्व वंश और दक्षिण और पश्चिम भारत में सातवाहन, इक्ष्वाकु, आभीर और वाकाटक वंशों के उदय हुआ और इन्होंने धार्मिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण काम किए और धार्मिक स्तर पर कई प्रगतियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। धार्मिक स्तर पर हमें बहुत सारी ऐसी प्रगतियां हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा होगा मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला। ठीक है, तो मौर्योत्तरकालीन वास्तुकला के बाद संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट होती हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या किया गया मौर्य काल में, सबसे ज़्यादा मौर्य काल में क्या किया गया, मौर्य काल में इन लोगों ने चट्टानों को काटकर जो गुफाएं हैं वो बनाई गई। सबसे ज़्यादा इन लोगों ने क्या किया, चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। चट्टानों को काटकर क्या बनाई गई, गुफाएं बनाई गई। और जो गुफाएं हैं वो किन लोगों के लिए बनाई गई, तो वो जैन धर्म, ठीक है, तो जैनिज़्म से रिलेटेड, ठीक है, बुद्धिज़्म और हिंदुओं के लिए भी यहाँ पर गुफाएं बनाई गई। ये गुफाएं बनाने का जो काम है वो मौर्य वंश, यानी कि अगर हम बात करें तो अशोका का जो नाती है, अशोका का जो पोता है दशरथ, उसके द्वारा बहुत सारी गुफाएं बनाई गई। ठीक है, कार्ले महाराष्ट्र की कुछ यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर अजंता की गुफाएं हैं वो यहाँ पर बनाई गई, अजंता की गुफाएं बनाई गई। बहुत सारे चैत्य बनाए गए, क्या बनाए गए, चैत्य बनाए गए। यहाँ पर बहुत सारे चैत्यों का निर्माण हुआ और कई विहारों का निर्माण हुआ। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है। यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चैत्य क्या होते हैं और विहार क्या होते हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन से बना हुआ था। ठीक है, चैत्य और विहार इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। तो वो क्वेश्चन क्या था, देखो चैत्य जो होते हैं वो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं वो अपनी जो आराधना और जो पूजा पाठ जो करते हैं वो चैत्यों में करते हैं। कहाँ पर करते हैं, चैत्यों में। और विहार जो होते हैं वो इन लोगों की रहने की जगह होती है, यानी कि जैसे कि हमारे मंदिर होते हैं ना, वैसे ही इन लोगों के चैत्य होते हैं। और विहार जो मंदिर के बाहर का जो परिसर होगा जहाँ पर ये लोग रहेंगे वो विहार होंगे। तो महाराष्ट्र में कार्ले के चैत्य और एलोरा की गुफाएं जो बिहार के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर हमें बनती हुई दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ओके, तो ये चीज़ हमारे लिए
काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं तो हमें चीज़ें और भी आसानी से यहाँ पर समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो इनके जो आकार हैं काफ़ी स्तरीय इनके आकार हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये समतल आकार की इनकी प्रार्थना कक्ष होते हैं। ये क्या होते हैं? ये एक तरीके के प्रार्थना कक्ष होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पर नहीं, थोड़ा सा हम नीचे देखते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे यहाँ पर कुछ गुफाओं की चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं यहाँ पर दिखाई गई हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें उदयगिरी की गुफाएं, किसकी गुफाएं? उदयगिरी की गुफाएं, खंडगिरी की गुफाएं आदि के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, किसकी गुफाओं के बारे में चर्चा की गई है? उदयगिरी की गुफाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, खंडगिरी की गुफाओं के बारे में चर्चा की गई है। और ये जो गुफाएं हैं ये प्रथम और द्वितीय सदी ईसा पूर्व में जो कलिंग के राजा जो खारवेल थे उन्होंने इनको बनवाया था। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं जो कि उड़ीसा में मिलती हैं हमें। ठीक है, ये गुफाएं जो हैं वो मानव निर्मित परिसर हैं। प्राकृतिक दोनों प्रकार की गुफाएं, या तो ये मानव निर्मित हैं और कुछ गुफाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक हैं। इन गुफाओं में जैन भिक्षुओं के निवास का स्थान है और साथ ही साथ उदयगिरी में जो 18 और खंडगिरी में जो 15 गुफाएं हैं वो जैनों को ध्यान में रखकर ऐसी गुफाएं बनाई गई हैं। किसको ध्यान में रखकर ये गुफाएं बनाई गई हैं? जैनों को ध्यान में रख कर के ये गुफाएं बनाई गई हैं। अगर हम उदयगिरी की हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो ये काफ़ी फेमस अभिलेख है। उदयगिरी का जो हाथी गुफा जो अभिलेख है काफ़ी फेमस अभिलेख है। ये अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अभिलेख जैन नमोकार मंत्र के साथ आरंभ होता है। इसमें जैनों का एक प्रसिद्ध मंत्र जो है नमोकार, उसका उच्चारण किया गया है और यह राजा खारवेल के द्वारा सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। जो राजा खारवेल जो थे, कलिंग के राजा खारवेल, उनके द्वारा जो सैन्य अभियान चलाए गए थे उन पर ये प्रकाश डालता है। उदयगिरी में रानी गुफा 2 मंजिला है। इसमें कुछ सुंदर मूर्तियाँ भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हुआ। अगला हम देखते हैं यहाँ पर कुछ स्तूपों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। जब कुछ स्तूपों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। ठीक है, किसके बारे में चर्चा की गई है? कुछ स्तूपों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है और हम उनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या है स्तूप? स्तूप क्या होता है? स्तूप मौर्योत्तर काल में, वैसे तो स्तूपों की जो परंपरा है वो काफ़ी परंपरा है स्तूपों की, काफ़ी पुरानी परंपरा रही है स्तूपों के निर्माण की। स्तूपों के निर्माण की परंपरा के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वैदिक काल से कब से चले आ रहे हैं? ये वैदिक काल से स्तूपों के निर्माण की एक लंबी परंपरा चली आ रही है। लेकिन जैसे ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जब बौद्ध अस्तित्व में आया, बौद्ध धर्म, और उसके बाद मौर्य काल में स्तूपों का निर्माण शुरू हुआ और मौर्योत्तर काल में ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। कब पहुंचा ये? मौर्योत्तर काल में जो स्तूपों का निर्माण का जो काल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अशोका ने काफ़ी स्तूप बनवाए। ठीक है, तो मौर्य काल में स्तूपों की एक लंबी परंपरा रही। अशोका के काफ़ी स्तूप काफ़ी फेमस हैं, जैसे सांची का स्तूप है, भरोत का स्तूप है। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्तूप हैं, काफ़ी प्रसिद्ध स्तूप रहे हैं। इन स्तूपों को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है बौद्ध काल में। ठीक है, जो बौद्धियन जो परंपरा है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मौर्योत्तर काल में स्तूप काफ़ी विशाल और अलंकृत बनने लगे। तो उससे पहले के जो स्तूप थे वो साधारण और सरल स्तूप हुआ करते थे, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई भी कलाकारी नहीं की जाती थी। कलाकारी वहाँ पर नहीं होती थी। उस तरीके के स्तूपों में नो कलाकारी होती थी, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे मौर्योत्तर काल आया तो मौर्योत्तर काल में स्तूपों में कलाकारी और अलग प्रकार की तरीके के स्तूप बनने शुरू हुए। ठीक है, स्तूप में लकड़ी और ईंटों के स्थान पर अब पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। कब होने लगा पत्थरों का इस्तेमाल? ये आपका मौर्योत्तर काल में। शुंग राजवंश ने स्तूपों को सुंदरता प्रदान की और तोरण भी शुंगों के द्वारा ही अस्तित्व में लाया गया। जो स्तूप जो होते हैं ना हमारा, इस तरीके का जो गोल कटोरा है, ठीक है, इस तरीके का ये गोल कटोरा नुमा स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, ये होता है। और इसके चारों ओर हमारा प्रदक्षिणा पथ होता है, ठीक है। इसके चारों ओर जो हमारा ये प्रदक्षिणा पथ होता है, इसमें चारों ओर घूमते हैं। बीच में इस तरीके का जो गेट होता है, जो दरवाजे होते हैं, यहाँ पर कुछ तोरण बनाए गए हैं, ठीक है। उन तोरणों पर कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाए गए। ये तोरण होते हैं, क्या होते हैं? तोरण। तो ये शुंग काल की देन है। किसकी देन है ये पूरी की पूरी जो देन है वो शुंग काल की है। किस काल की है ये शुंग काल की देन है। और ये जो इस पर जो प्रभाव जो नज़र आता है वो हेलेनिस्टिक जो आर्ट है, जो ग्रीक पैटर्न वाला जो है, जो ग्रीक पैटर्न जो है ना, वो उस आर्ट का यहाँ पर हमें प्रभाव नज़र आता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में भरोत के स्तूप और सांची के तोरण का निर्माण भी क्या हुआ? मध्य प्रदेश में जो भरोत के स्तूप हैं वो शुंग काल में बनवाए गए, और जो तोरण जो बनवाया गया वो भी शुंग काल में ही बनवाया गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मौर्योत्तरकालीन मूर्तिकला। जब मौर्योत्तरकालीन हम मूर्तिकला के संदर्भ में जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर समझ में आती हैं। तो मूर्तिकला जो है ना, मूर्तिकला बेसिकली 3 प्रकार के कला खंडों को प्रदर्शित करती है। 3 प्रकार के कलाखंड, मतलब जब मूर्तिकला की हम बात करते हैं तो 3 शैलियाँ हमें समझ में आती हैं। कौन कौन सी 3 शैलियाँ हमें समझ में आती हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल से देख लेते हैं। पहली जो शैली है वो हमारी गांधार शैली है, दूसरी हमारी मथुरा शैली है, और तीसरी जो शैली है वो हमारी अमरावती शैली के नाम से जानी जाती है। इन तीनों शैलियों के बारे में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आगे भी क्वेश्चन पूछने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, और यूपीएससी में जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैंने पहले भी बताया 7 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन हमारे आर्ट एंड कल्चर से हो सकते हैं। तो इनको, और साथ ही साथ हमारे जो प्रीवियस ईयर्स के जो हम क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें मेंस के क्वेश्चंस में भी, जो मेंस का जो पेपर है उसमें भी हमारे 30 से लेकर के 40 नंबर्स के आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस हमारे मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब हम गांधार कला की जब हम बात करते हैं, गांधार कला की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। गांधार कला, गांधार कला की अगर हम बात करें तो ये कला हमारा उत्तर पश्चिम, कब कहाँ पर? उत्तर पश्चिम जो हमारा पाकिस्तान वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान वाला जो भाग है, यानी कि जो पेशावर और अफ़गानिस्तान वाला जो भाग है, वहाँ पर इस कला का विकास हुआ। ये कला पश्चिमी सीमाओं से संलग्न क्षेत्रों में इसका विकास देखने को मिलता है। और ये जो कला है वो जितने भी आक्रमणकारी, यूनानी आक्रमणकारी जितने भी आए भारत में, उनके द्वारा जो भी यहाँ पर कलाकृतियाँ लाई गईं, वो सारे के सारे जो हमारे ग्रीक हैं, जो हमारा रोमन हैं, ठीक है, ये मूर्तियाँ जो परंपराएं हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। गांधार जो शैली है, गांधार शैली इस क्षेत्र की स्थानीय परंपरा से प्रभावित हुई है, और गांधार शैली को कला की ग्रीक इंडियन शैली के नाम से भी जाना जाता है। गांधार शैली को और किस नाम से जाना जाता है? कला की ग्रीक इंडियन शैली, कला की ग्रीक इंडियन शैली। कौन सी शैली? ग्रीक इंडियन, कला की ग्रीक इंडियन शैली, ठीक है। तो गांधार शैली को हम इस नाम से भी जानते हैं। और ये किस क्षेत्र में गांधार शैली का विकास हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये गांधार शैली का विकास किसके द्वारा किया गया ये भी मैंने आपको बता दिया। अब गांधार शैली का विकास कब हुआ इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं, और गांधार शैली में निर्मित जो मूर्तियाँ हैं उनका किस तरीके का संरचना रही होगी इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो गांधार शैली का जो विकास है वो 50 ईस्वी से लेकर के 50 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के 50 ईसा पूर्व से लेकर के हमारा 500 ईसा पूर्व के बीच में गांधार शैली का विकास हमें देखने को मिलता है। इस स्पेसिफिक जो हमारा टाइम पीरियड है इसमें हमें इसका विकास नज़र आता है, और ये 2 चरणों में हमें विकास नज़र आता है। कितने चरणों में आता है? 2 चरणों में। जो प्रारंभिक चरण है उस प्रारंभिक चरण में नीले और धूसर जो बलुआ पत्थर है उसकी हमें मूर्तियाँ नज़र आती हैं, और वहीं पर जो बाद का कालखंड है, जो हमारा द्वितीय चरण है, वहाँ पर हमें मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग भी इन मूर्तियों में नज़र आता है। बुद्ध की मूर्तियाँ और बोधिसत्व से संबंधित जितनी भी मूर्तियाँ हैं वो ग्रीक रोमन जो देवालय हैं, जो ग्रीक रोमन जो देवता हैं उनकी मूर्तियों पर आधारित, उन्हीं की तरह जितना भी स्ट्रक्चर है उन्हीं की तरह उसमें जो आध्यात्मिकता है वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं।
अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती मूर्तियाँ हमें बुद्ध की मूर्तियाँ नज़र आती हैं। गांधार शैली की जो मूर्तियाँ हैं वो अपोलो की मूर्तियों से मिलती जुलती नज़र आती हैं, क्योंकि जो ग्रीक शैली है उस ग्रीक शैली में बुद्ध को एक प्रभावशाली और एक बलशाली पुरुष के रूप में दिखाया गया है। उनके घुंघराले बाल और इस तरीके की जो स्थितियाँ हैं, यहाँ पर जो मूर्तियाँ जब दिखाई देंगी तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मथुरा कला की। अब हम बात करते हैं मथुरा कला की। सो 1 मिनट, हम इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मथुरा कला की। ठीक है, मथुरा कला शैली का जो विकास है, मथुरा कला शैली का जो विकास है वो विकास तीसरी और पहली सदी में हमें देखने को मिलता है। मथुरा कला शैली का विकास तीसरी और पहली सदी में हमें देखने को मिलता है। और ये जो विकास है वो यमुना नदी के जो किनारे वाला जो क्षेत्र है, यमुना नदी के किनारे वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हुआ है। चूँकि ये विकास यमुना नदी के किनारे वाले और मथुरा के आसपास के क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसको हम मथुरा शैली के नाम से जानते हैं। सभी तीनों जो धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म से संबंधित कहानियों के चित्र से प्रभावित हैं यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं। और यहाँ की सबसे जो प्रसिद्ध, सबसे पहली जो मूर्तियाँ बनाई गई थी वो बनाई गई थी यक्ष मूर्तियों के नमूने यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। मौर्य काल के दौरान मिली पहले की जो यक्ष मूर्तियों के नमूने भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। मथुरा कला के अगर प्रतीकों को अगर हम देखें तो काफ़ी प्रभावशाली उपयोग किया गया है मथुरा कला में। प्रतीकों का उपयोग किया गया है। किसका उपयोग किया गया है? प्रतीकों का प्रयोग। किसका? प्रतीकों का प्रयोग। प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। ठीक है, हिंदू देवताओं का निर्देशन, ठीक, उपयोग किया गया था। ठीक है, उदाहरण के लिए शिव को लिंग और मुखलिंग के माध्यम से दिखाया गया है, मतलब प्रतीकों के माध्यम से देवताओं को यहाँ पर दिखाया गया है। साथ ही साथ बुद्ध के सिर के चारों ओर प्रभा मंडल यानी कि आभा मंडल को दिखाया गया है। आभा मंडल को दिखाया गया है। ठीक है, साथ ही साथ आभा मंडल को दिखाया गया है। और जब हम बात करें, अगर हम बात करें गांधार शैली से, अगर इसकी हम तुलना करें तो गांधार शैली की तुलना में बड़ा और ज्यामितीय पैटर्न से अलंकृत इनको दिखाया गया है। बुद्ध की 2 बोधिसत्व सत्यों से संबंधित कमल पकड़े पद्मपाणि और वज्र पकड़े वज्रपाणि से घिरा हुआ यहाँ पर बुद्ध को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर डिस्कशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं और आगे हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। आगे जब हम देखेंगे तो इसका थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे मथुरा कला और जो गांधार कला जो है, मथुरा कला, गांधार कला और एक मिनट, मथुरा कला, गांधार कला और अमरावती कला को यहाँ पर तुलनात्मक रूप में दिखाया गया है। तो तुलनात्मक रूप में थोड़ी हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। तुलनात्मक रूप में अगर हम इसको देखें, ठीक है, तो यहाँ पर बुद्ध की मूर्तियों की तुलना की गई है तुलनात्मक रूप में। बुद्ध की मूर्तियों की तुलना की गई है यहाँ पर तुलनात्मक रूप में। 1 मिनट, तो यहाँ पर गांधार शैली में अगर हम बात करें तो बुद्ध के बालों के साथ लहराते हुए बाल हैं। ठीक है, बुद्ध को दिखाया गया है यहाँ पर आध्यात्मिकता स्वरूप में दिखाया गया है। इनको किस स्वरूप में दिखाया गया है? इनको आध्यात्मिक मुद्रा में दिखाया गया है गांधार शैली में। ठीक है, बहुत कम आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है। आँखें आधी बंद हैं, ध्यान मुद्रा में हैं, सिर पर उभार या जटों को दिखाया गया है और बुद्ध की सर्वज्ञता को दर्शाया गया है। दूसरी जब हम बात करते हैं मथुरा में, तो बुद्ध को मुस्कुराते चेहरे के साथ दिखाया गया है। ठीक है, तंग कपड़े पहने हुए हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट है। ठीक है, चेहरा और सिर मंडल है, आभा मंडल दिखाया गया है, पद्मासन में बैठे हुए हैं और जटा भी इनकी दिखाई गई है। लेकिन जब हम बुद्ध की मूर्तियों को अमरावती शैली में देखते हैं तो यहाँ पर सामान्यतया कथा कला का अंग दिखाई देता है। बुद्ध को व्यक्तिगत विशेषताओं पर कम बल दिया गया है, बल्कि बुद्ध की सामान्य जीवन से संबंधित कहानियों को दिखाया गया। तो हमें यहाँ पर समझ में आ जाता है कि जितनी भी हमारी जो मूर्ति कला है उसमें बुद्ध की मूर्तियों में क्या प्रभाव दिखाई देता है, मथुरा कला में क्या है और हमारा गांधार कला में क्या है, अमरावती कला में क्या है। तो यहाँ पर हम कुछ मूर्तियों को भी देखते हैं। ठीक है, हम मूर्तियों को कुछ देखते हैं तो हमें और चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमें मूर्तियाँ दिखाई गई हैं। ठीक है, 1 मिनट,
यहाँ पर जो हमें मूर्तियाँ दिखाई गई हैं, जैसे एक मूर्ति हमें दिखाई गई है यहाँ पर, ये हमारा जो मूर्ति है ये पूरी की पूरी जो मूर्ति है ये आपकी जो मूर्ति है गांधार शैली में बनी हुई मूर्ति है। ये मूर्ति जो है मथुरा शैली में है, और ये जो मूर्ति है कथात्मक अंदाज में जो है वो अमरावती शैली में बनी मूर्ति है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनानी और रोमन कला के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं? यूनानी कला और रोमन कला के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सो 1 मिनट। सो रोमानी और यूनानी, इनकी रोमन और यूनानी जब हम कला के बारे में डिस्कशन करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे यूनानी और रोमन कला के बीच कुछ अंतर है। गांधार शैली दोनों शैलियों का एकीकरण करती है, मतलब यूनानी और रोमन शैली के बीच कुछ अंतर है, और गांधार शैली दोनों शैलियों को क्या करती है? मिला देती है। यूनानियों को आदर्शवादी शैली भगवान और अन्य पुरुषों के बीच पेशीय चित्रण के बल और सौंदर्य को परिलक्षित करती है, यानी कि उसमें दिखाती है। कहने का मतलब ये है कि यूनानी जो लोग हैं वो भगवान को एक आदर्शवादी स्वरूप में दिखाने की कोशिश करते हैं, और अन्य मनुष्यों के जो पेशीय चित्रण है और उसमें सौंदर्य को दिखाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर संगमरमर का उपयोग करके यूनानी जो पार्थेनन जो देवी देवता जो पौराणिक कथाएँ होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इसको रोमन कला की बात करें तो रोमन कला में अलंकरण, सजावट यूनानी आदर्शवाद के विपरीत यहाँ पर यथार्थवाद पर जोर दिया जाता है। मतलब यूनान और रोमन कला में इतना अंतर है कि यूनान में क्या होता है, वहाँ पर आदर्शवाद पर फोकस किया जाता है, तो रोमन कला जो है उसमें यथार्थवाद पर जोर दिया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग जो ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। ठीक है। मूर्तियों को कंक्रीट का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पर भित्ति चित्रों के भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा ये डिस्कशन देखा। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है। आगे जब हम पहुँचे तो हमें यहाँ पर कुछ चित्र नज़र आए जो कि हमें रोमन और यूनानी कला में अंतर स्पष्ट कराते हैं। ये हमें जो चित्र हैं, ये जो चित्र है वो हमारा है यूनानी और ये हमारा है रोमन। ठीक है। तो ये यूनान कला को दिखाता है और ये हमारा रोमन कला को दिखाता है। इसमें हम देख पा रहे हैं बुद्ध को आध्यात्मिक शैली में दिखाया गया है। बुद्ध की आधी आंखें बंद हैं, उनके बाल घुंघराले हैं, उनके कान बड़े बड़े हैं। ठीक है। उनको इस तरीके से दिखाया गया है जैसे वो आदर्शवादी हैं और एकदम भक्ति और उसमें लीन रहते हैं। ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ रोमन कला में इनको जो दिखाया गया है वो इसमें जैसे अपोलो की जो मूर्ति है उसमें इनका चित्रांकन किया गया है, काफ़ी सरल सहज और यथार्थ रूप में किया गया है। अब यहाँ पर हमें बुद्ध की कुछ विभिन्न मुद्राएं नज़र आती हैं। बुद्ध किन किन मुद्राओं में बैठा करते थे और ये किन किन तरीके से इनको दिखाती थी। तो बुद्ध की कुछ मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभार इन मुद्राओं से संबंधित भी हमारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ये हमारा वितर्क मुद्रा है। ठीक है। इसमें हम तर्क वितर्क से संबंधित बातें करते हैं। ठीक है। ये हमारी वितर्क मुद्रा है। ये हमारी अभय मुद्रा है। इस मुद्रा में हम लोग सीधे सरल अवस्था में बैठते हैं और बुद्ध को एकदम, ये मुद्रा जो है वो हमारी शक्ति और आंतरिक सुरक्षा का प्रतीक है। यह मुद्रा लोगों को निर्भयता प्रदान करती है, इनकी उनके अंदर जो डर होता है वो दूर करने की कोशिश करती है। ठीक है। उसके बाद जो हमारी मुद्रा आ जाती है वो हमारी मुद्रा होती है धर्म से संबंधित जो मुद्रा होती है, और उसमें हम बुद्ध जो सारनाथ जो भगवान बुद्ध ने जो सारनाथ में उपदेश दिए थे उन उपदेश में इस तरीके की मुद्रा को दिखाया गया है। उसके बाद जो हमारी अगली मुद्रा आ जाती है वो हमारी अभिवादन मुद्रा है। इस अभिवादन मुद्रा से क्या होता है, अभिवादन मुद्रा है, इस अभिवादन मुद्रा में होता क्या है। ठीक है। अभिवादन मुद्रा में हम अभिवादन करते हैं और इससे हमारे अंदर जो अहंकार होता है वो अहंकार हमारा ख़त्म होता है, नष्ट होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं अगली मुद्रा के बारे में। अगली जो मुद्रा है हमारी यहाँ पर, तो हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर ये जो मुद्रा है वो हमारी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। तो ज्ञान मुद्रा में हम ज्ञान की जो चीज़ें होती हैं उनको हम देखते हैं। नाग मुक्तिदाता, शाक्य मुनि, इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं वो यहाँ में हमें नज़र आती हैं। ठीक है।
तो मुद्रा से संबंधित ये हमारी चीज़ें थी। और यहाँ पर हमारी जो मुद्रा जो ज्ञान इंगित करती है, मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक ज्ञात है। इसकी जो हमें संकेत जो मिलते हैं कोरिया और जापान में अधिक मिलते हैं हमें, ठीक है। और ज्ञान सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने आज मौर्योत्तर कला का अध्ययन किया और आगे भी हम अध्ययन इसी तरीके से जारी रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स।